वे देश जो कभी गरीब थे लेकिन अब अमीर हैं। दुनिया के अमीर देश हमेशा से अमीर नहीं थे। मानो या न मानो, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले देश बेहद गरीब थे और आज जहां हैं वहां पहुंचने के लिए बड़ी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरे हैं। पृष्ठभूमि में देखिए कि इन देशों ने दुनिया में सबसे समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए कैसे अपना भाग्य बदल दिया। दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। स्विट्जरलैंड व्यापार करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में दूसरे स्थान पर है और दुनिया के सबसे स्थिर देशों में भी दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2020 में स्विट्जरलैंड के प्रति व्यक्ति जीडीपी $83,833 थी और उसका जीवन स्तर यूरोप में उच्चतम में से एक है। लेकिन 150 साल पहले स्विट्जरलैंड एक विकासशील देश था। चारों ओर से जमीन से घिरे इस देश का पहाड़ी इलाका विकास के लिए एक प्रमुख बाधा रहा। उद्योग अपेक्षाकृत प्रारंभिक अवस्था में थे और गांव में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से बचने के लिए पलायन कर गया। 19वीं शताब्दी के अंत में देश की किस्मत बदल गई जब अंतर्राष्ट्रीय शक्तिशाली नेताओं जो औद्योगिकरण के पक्षधर थे द्वारा चलाई गई औद्योगिकरण की लहर ने अर्थव्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया। उस समय देश का बैंकिंग और पर्यटन उद्योग फलने फूलने लगा और स्विट्जरलैंड तेजी से यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक बन रहा था। ये प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में जारी रही। स्विट्जरलैंड के निष्पक्ष रहने की विवेकपूर्ण नीति के कारण देश विश्व युद्धों के नुकसान से बचा रहा और हथियारों के निर्यात बैंक ऋणों से लाभान्वित हुआ। और मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की आर्थिक सफलता इसके बड़े अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसके निकट अर्थ संबंधों के कारण रही है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्विट्जरलैंड की आयात दर सबसे ऊंची आयात दर में शामिल रही, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहा है। स्पेन, गरीब मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश 1930 के दशक में गृह युद्ध से तबाह हो गया। इसके परिणाम स्वरूप दमनकारी तानाशाह ने बहुत समय के लिए अर्थव्यवस्था को दबाए रखा। 1940 और 1950 के दशक में स्पेन की आर्थिक स्थिति गंभीर थी। इन दशकों के दौरान फ्रांसिस्को फ्रैंको की फांसीवादी सरकार ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया और स्पेन को बाहरी दुनिया से बंद करते हुए आयात में कटौती की। इस नीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी, मुद्रा का अवमूल्यन और नकारात्मक वृद्धि हुई। जैसे जैसे पश्चिमी यूरोप अमीर होता गया, स्पेन पीछे जाता दिखा। 1959 में फ्रैंको ने रास्ता बदला और अपनी सरकार से सभी बूढ़े लोगों को हटा दिया और युवा आर्थिक रूप से उदार मंत्रियों को जोड़ा और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेन की विकास योजनाओं में से पहल शुरू की। 1960 के दशक के दौरान स्पेन भारी औद्योगिक हो गया और बाहरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। देश में कई कारखाने स्थापित किए गए और पर्यटन का विकास हुआ। जीडीपी जो 1960 में केवल $7,352 थी, 1975 में फांसीवादी नियम का समय समाप्त होने पर दोगुनी हो गई। 1975 से स्पेन एक समृद्ध आधुनिक लोकतंत्र बन गया। देश 1986 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया और तब से इसके विकास और जीवन स्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। 2008 से 2013 तक स्पेनिश मंदी ने अर्थव्यवस्था को लड़खड़ा दिया, लेकिन अब ये पटरी पर है और स्पेनिश अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। सिंगापुर। जब 1965 में सिंगापुर ने मलेशिया से स्वतंत्रता प्राप्त की,
तो ये एक छोटा शहर था जो गरीबी और उच्च बेरोजगारी से जूझ रहा था। 1/3 आबादी झुग्गियों में रहती थी। नए राष्ट्र की आधी आबादी अनपढ़ थी और प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $516 थी। प्राकृतिक संसाधनों के बिना सिंगापुर के आर्थिक विकास के लिए संभावनाएं बहुत कम थीं। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और देश की समृद्धि का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन येव की दूरदर्शिता और अनुभव को दिया जा सकता है। मजबूत वित्तीय और आर्थिक नीतियों ने देश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया है। प्रगतिशील और नीतियों पर सख्ती से पहरा देने वाले प्रधानमंत्री ने शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प किया और अंग्रेजी को एक यूनिवर्सल भाषा बनाया। एक अत्यधिक कुशल बहुभाषिक कार्यबल का निर्माण किया। इसके साथ ही ली ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी, करों में कटौती की और श्रम संघों को विवादास्पद रूप से गैर कानूनी बना दिया। ली की नीतियों का आवश्यक प्रभाव हुआ और विदेशी पूंजी की बाढ़ आ गई, जिससे विकास दर दुगनी हो गई। 1970 के दशक तक सिटी स्टेट में जीवन स्तर में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। 2020 में सिंगापुर एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी $62,960 है। सिंगापुर दुनिया के उन देशों में से एक है जो स्थानीय उद्यमियों के लिए एक व्यापार अनुकूल वातावरण प्रदान करता है और ये दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें उच्च जीवन स्तर है। सऊदी अरब 1932 में जब सऊदी अरब की स्थापना हुई थी तो ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। देश हज के लिए आने वाले हज यात्रियों और कृषि से होने वाले आय पर निर्भर था, जो उचित और अविश्वसनीय थी। ये खाड़ी देश गंभीर रूप से पिछड़ा हुआ था। सड़कों, बिजली, अच्छे आवास और आवश्यक अस्पतालों की कमी थी। कई लोग पढ़ने या लिखने में असमर्थ थे और एक साधारण जीवन जीते थे। 1938 में विशाल तेल भंडार की खोज गरीब दुनिया के संसाधनों में एक अभूतपूर्व बदलाव था। 1940 के दशक के अंत तक सऊदी अरब के ऑयल फील्ड वस्तुओं के बदले तेल की आपूर्ति कर रहे थे, लेकिन अंततः 1970 के दशक में इसे पैसा मिलना शुरू हुआ। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई और सऊदी अरब इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। 1970 और 1980 के दशक में अधिकांश विकासशील देशों के विपरीत सऊदी अरब के पास काफी पूंजी और प्रमुख विकास परियोजनाएं सामने आईं, जिससे एक बार पिछड़ा हुआ देश एक आधुनिक देश बन गया। उस समय के दौरान बेरोजगारी समाप्त हो गई और बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों को बहुत छोटे और बहुत तकनीकी काम के लिए बुलाया गया। 1973 के तेल संकट के दौरान तेल की कीमतें $3 से बढ़कर $12 प्रति बैरल हो गईं और सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, जो 1973 में $15 अरब से बढ़कर 1981 में $184 अरब हो गई। वार्षिक जीडीपी के मामले में सऊदी अरब शीर्ष 20 देशों में शामिल है। सऊदी अरब पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और निर्यात के माध्यम से अपने अधिकांश संसाधन उत्पन्न करता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और इसकी अरब दुनिया और मध्य पूर्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लक्समबर्ग 2020 में लक्समबर्ग दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहले स्थान पर है और एक विकासशील देशों के रूप में लक्समबर्ग की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में चारों ओर से जमीन से घिरा ये लक्समबर्ग एक विकासशील देश था। अधिकांश परिवार गरीबी में पिस रहे थे और मुश्किल से जीवन चल रहे थे। अधिकांश लोग कृषि का काम करते थे और जीवन बहुत कठिन था। स्थिति इतनी खराब थी कि लक्समबर्ग का हर तीसरा व्यक्ति
बेहतर जीवन की तलाश में अन्य जगह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया। 19वीं सदी के मध्य में लौ अयस्क के विशाल भंडार की खोज ने रातों रात लक्जमबर्ग की किस्मत बदल दी। खानों और कारखानों पर काम शुरू हुआ और देश के लाभ वाले लोहे के उद्योग का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में लक्जमबर्ग यूरोप में अग्रणी लौह उत्पादकों में से एक बन गया था। 2020 में लक्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय $1,19,719 है, जो इसे यूरोपीय संघ में एक समृद्ध देश बनाती है और इसके निवासी उच्च जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। लक्जमबर्ग निजी बैंकिंग का एक प्रमुख केंद्र है, और इसके वित्तीय क्षेत्र में इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख योगदान है।